उस वक्त खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक एक्शन चल रहा था। उन्होंने बॉम्बे में वो कल्याण के लोकल में बॉम्ब रखा था। पहली बार RDX इस देश में इस्तेमाल किया गया। ये डी कंपनी की तरफ से कॉल्स आते थे सर कभी? कई राज तो ऐसे हैं केसेस के बारे में जो मेरे वाइफ को भी मालूम। मेरे मन में ऐसी कोई कड़वाहट आरोपी के प्रति रही थी नहीं। कसाब के प्रति भी नहीं थी? नहीं, क्यों रहेगी? क्या कसाब वो हंसता था, क्या रे कसाब कैसे चल रहा है, जेल में ठीक है ना? वो तो बहुत बदमाश था, पहली बात तो ये है। लेकिन एक शातिर भी था। He was enjoying the death। आपने ऐसा क्यों कहा था कि कसाब मटन बिरयानी मांग रहा? कसाब ने मान अपनी नीचे मुंडी कर दी और ऐसा करने लगे। कसाब की आंखों में पानी आया और रो रहा नहीं था, लेकिन ऐसा एक्टिंग किया। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कसाब है डिमांडेड मटन बिरयानी। अगर उस वक्त गवर्नमेंट को बुरा लगता था तो गवर्नमेंट मुझे निकाल देती थी। 2009 में उनकी किताब आई थी हु किल्ड करकरे। सुमन करकरे जी के शरीर में जो गोलियां थी वो कसाब के राइफल से या जो उसका साथी था इस्माइल उसके राइफल से नहीं चली थी। ये बात रिकॉर्ड पे आई पर आपने कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया, ये उनका आरोप है। करकरे के शरीर से 5 गोलियां उनको मारी गई। वो गोली AK-47 राइफल की थी। लोग पूछ रहे हैं कि आपको 10 ही दिन हुए हैं राजनीति में, लेकिन इतने जल्दी नरेंद्र मोदी के यहाँ से आप टिकट भी लेके आ गए। किसका फोन आया था सर? वो क्यों बताऊं? पर दिल्ली से आया था कि मुंबई से था? वो भी नहीं बताऊंगा यार। पूनम महाजन का फीडबैक सही नहीं था इसलिए उनको रिप्लेस किया गया है। नहीं, मुझे पता नहीं। आपकी मुलाकात हुई है आमिर खान से? हाँ हुई है। आमिर खान रिस्पेक्ट मी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। 1991 का कल्याण बॉम्ब ब्लास्ट, 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट, 1997 का गुलशन कुमार हत्याकांड, 2006 का प्रमोद महाजन हत्याकांड, 2008 के 26/11 आतंकवादी हमले। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जब इस देश पर, इस शहर पर हमला किया, जब आरोपियों को सज़ा दिलाने की बारी आई, तब महाराष्ट्र शासन ने उसके तुरुप के इक्के को आगे किया जिनका नाम था उज्जवल निकम। बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप की इस बातचीत के लिए, आपने वक्त दिया। और ये पत्रकारों की एक मर्यादा होती है, हम जब पॉलिटिशियंस को मिलते हैं, अब आप पॉलिटिशियन हो गए हैं। नहीं, अभी तो नहीं हुआ हूँ पॉलिटिशियन। लेकिन मेरे अंदर जो एक प्रोफेशनल निखिल को छोड़ के जो व्यक्ति निखिल है वो बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। मैं आपके साथ अरे बैठा बहुत हुआ बहुत हूं। धन्यवाद जी। अच्छा लग रहा है जी। सर, हम पॉलिटिशियन उज्जवल निकम पे थोड़ा बाद में आएंगे। पहले हम लॉयर उज्जवल निकम से बात करना चाहते हैं। थोड़े समय, हमें पता है कि समय आपको भी निकलना है और इंटरव्यूज़ देने हैं, बट थोड़ा टाइम देना चाहते हैं। पहला प्रश्न मेरा यही है सर कि जलगांव की आपकी पैदाइश है और आपके पिताजी श्री देवराव महादेवराव निकम जी वो भी लॉयर थे, तो क्या आपके दिमाग में तब से था कि वकालत करनी? क्योंकि पढ़ाई तो BSc की थी आपने। नहीं, मैं तो वकील बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। आप पूछेंगे वजह क्यों? क्योंकि उस जमाने में मैरिज मार्केट में वकीलों का भाव बहुत कम था। अरे, और मैं वकील नहीं, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। 2% के लिए मेडिकल चला गया, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं वकील बनूं, इसलिए लॉ को एडमिशन ली। पहले मैंने 6 महीने कोऑपरेटिव में प्रैक्टिस की, फिर देखा कि कोऑपरेटिव के प्रैक्टिस में कोई दम नहीं है। कारण? क्योंकि ऐसा है कि उस वक्त जजेस भी सरकार अपॉइंट करती थी। अच्छा। और जो कोऑपरेटिव में मैं प्रैक्टिस करता, क्लाइंट तो हमारे नेतागण थे। हमेशा कोऑपरेटिव में नेता ही रहते, पॉलिटिकल लीडर्स। वो पहले ही निकाल सेट कर लेते थे। अच्छा। और मुझे दिखाते थे कि जो मैंने निकाल मिला है वो मेरी होशियारी से मिला, ऐसे एक मुझे इम्प्रेशन देते। लेकिन जब असली बात मुझे पता चला कि मेरी होशियारी नहीं तो इनकी होशियारी है, तो मैंने वो छोड़ दी। फिर मुझे लगा कि आम आदमी गुनहगार से डरता है, मतलब मेरे से गुनहगार क्यों नहीं डरेगा? इसलिए मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गया जलगांव में। अच्छा। कम उम्र में बना और जलगांव में मैंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पीडर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर 28 साल महाराष्ट्र में रिकॉर्ड ब्रेक काम किया। सरकार आई, सरकार गई, दूसरी सरकार आई, मुझ पर कोई फर्क नहीं गिरता था। क्योंकि मैं बहुत सीरियसली, सिंसियरली एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हैसियत से काम करता था और वहाँ तक वही काम किया जलगांव में। कम लोग जानते हैं सर कि आपकी माता जी विमला देवी जी फ्रीडम फाइटर थी। कैसे स्मृतियाँ? क्या है, उस वक्त सातारा, कोल्हापुर, सांगली पत्री सरकार नाम था जो ब्रिटिशों के खिलाफ काम करती थी। और माँ तो छोटी थी उस वक्त,
वो 6th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में होगी। लेकिन ये क्रांतिकारक को पिस्तौल रिवॉल्वर जो जाते थे सप्लाई, तो मैट्रेस में भर के जाते थे। अच्छा। और मैट्रेस के पहले पीलो कॉटन रखना, ये रखना, कपास की गाड़ी करना, और उसके अंदर 2-2 रिवॉल्वर छुपाती थी। अच्छा। तो ये माँ ने मुझे कहा था कि मैं पत्री सरकार में थी और वो स्वतंत्र सैनिक, उसने कभी वो पुरस्कार नहीं प्राप्त किया क्योंकि पिताजी कहते थे क्या जरूरत है वो अपने को पेंशन लेने की, मैं हूँ, इसलिए वो पेंशन नहीं लिया उन्होंने। लेकिन वो स्वातंत्र के लिए अच्छा, पेंशन नहीं ली उन्होंने? नहीं, पेंशन नहीं, वो ताम्रपत्र के साथ वो नहीं लिया माँ ने, जब पिताजी ने मना कर दिया था इसलिए नहीं लिया। अच्छा, तो ये सारे किस्से आपके मतलब जनरेशन में सुनाए जाते होंगे? हाँ, कि जनरेशन से सुनाते आ रहे। मैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ता था, शिवाजी महाराज की कहानी पढ़ता था, और मुझे लगता था कि ऐसा जिंदगी में बनना चाहिए ताकि हमें भी महसूस हो कि भाई हमने इस जल में पुरुषार्थ में लिया है तो कुछ तो काम अच्छा होना चाहिए। सर, आपके जीवन में जो पहला बड़ा केस आता है, बहुत सारे लोग जो यादी देते हैं वो 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट की देते हैं, लेकिन उससे 2 साल पहले आपने एक और बड़ा केस लड़ा था, कल्याण ब्लास्ट जी। क्या केस था? बहुत कम लोग क्योंकि उसके नहीं, डिटेल्स के कल्याण बारे में लोकल रेलवे बॉम्ब ब्लास्ट हिस्सा था। उस वक्त खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक एक्शन चल रहा था, और वहाँ चंद्रपुर धुलिया का नज़दीक मोहाड़ी पेट्रोल पंप लूट के उन्होंने बॉम्बे में वो कल्याण के लोकल में बॉम्ब रखा था। तो वो केस मैंने चलाई थी वहाँ, उस केस चलाई हमने नासिक में। वहाँ भी पुलिस कर्मी मरे थे, और वो जो तरन तारण का था खालिस्तान कमांडो फोर्स, नाम उसका मुझे अभी याद नहीं है सही तरह से, गलत नाम दिया था उसने, वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने नाम ने आया। फिर उसको सजा भी हुई थी आजीवन कारावास की। पंजाब पुलिस उसको बाकी के केसेस के लिए लेके चले गए थे। मतलब आपने हर तरह के एनिमी और स्टेट्स डील किए हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी टेररिस्ट, मतलब ग्रेजुअली आगे केसेस में भी प्रमोशन हुआ। 93 के जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे सर, कई लोग कहते हैं कि आपका नाम बहुत हुआ जो आपने 26/11 के केसेस लड़े, पर 93 ब्लास्ट के केसेस ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे टू प्रूव इन कोर्ट ऑफ लॉ कि वो एक कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए, एक साजिश जो हुई थी बॉम्ब ब्लास्ट की, वो दुबई में हुई थी, और साजिश के मुताबिक कुछ चंद लोग मुंबई के वो पाकिस्तान को लेके गए थे। उनको आरडीएक्स कैसा फिट करना, कैसा टाइम पेंसिल डिटोनेटर डालना, और इसी वजह से 12 हैंड ग्रेनेड कैसा फेंकना, लॉबिंग करना, और इसी वजह से 12 मार्च 93 को एक ही वक्त पे टाइम पेंसिल डिटोनेटर के कारण 12 अलग अलग जगह बॉम्ब एक्सप्लोजन हुए थे, और 123 आरोपी थे, और बड़ा इम्पोर्टेंट वो था केस क्योंकि पहली बार आरडीएक्स इस देश में इस्तेमाल किया गया। आपके लिए भी नई चीज़ होगी कि ये क्या है? हाँ, नई केस थी, इतने आरोपी के खिलाफ केस चलाना, उनको सजा होना, और इसलिए देश के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस प्रकार की केस को साबित करना एक बड़ा मुश्किल काम था। डी कंपनी की तरफ से कॉल्स आते थे सर कभी आपको कि ये क्या, किस चीज़ में पढ़ रहे हो तुम, इसमें क्यों पढ़ रहे हो? हाँ, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, पर देखो ये प्रोफेशनल हज़ार्ड्स रहते हैं। जब कहीं तुम ऐसा गुनहगारों के खिलाफ, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के खिलाफ काम करते, तो ये बात तो बिल्कुल संभव होती है, लेकिन मैं इसका कुछ कैपिटल नहीं बनाना चाहता हूँ। Z+ सिक्योरिटी मुझे कई सालों तक थी। अभी भी Z सिक्योरिटी बरकरार है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि जैसे जो आप तो प्रोफेशनली केसेस लड़ रहे हैं, लेकिन फैमिली मतलब जनरली बहुत नर्वस रहती है जब उनके घर में बेटे, हस्बैंड्स या कोई भी मतलब परिवार का सदस्य इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। उनको लगता है कि आपकी सेफ्टी के लिए फैमिली बहुत चिंतित रहती होगी, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, माँ तो बहुत चिंतित थी ज़्यादा। माँ तो बिल्कुल चिंतित रहती थी कि भाई तुम ये स्टेटमेंट मत करो, तुम बयानबाजी करते हो चैनल पे, टीवी पे। 93 में तो टीवी नहीं था इतना, लेकिन जब उसके बाद भी टीवी तो आया था, तो ऑल द कई व्हाई यू आर इनवाइटिंग डेंजर। पर मतलब डेंजर देखो, आम आदमी को दिल में एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये आदमी बिना डर के बोल सकता है, तो हम कोर्ट में क्यों नहीं बोले? ये आदमी खुलेआम चैनल पे बोल सकता है, टीवी पे बोल सकता है, हम क्यों ना गवाही दो?
इस तरह के उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विद टाइम हम देखते हैं आपके करियर में कि एक डिमांड पैदा होते हुए देखते हैं कि जैसे गुलशन कुमार मर्डर केस आता है तो नहीं, इसमें उज्जवल निकम जाएंगे। 2014 में मोहसिन की लिंचिंग हुई पूना में, तो उसमें फैमिली की तरफ से डिमांड आई कि उज्जवल निकम जाएंगे। तो ये प्रोफेशनली आपको अफेक्ट करती थी ये चीज़ कि हर मतलब मुझे किसी भी केस में मुझको बुलाते हैं? नहीं, देखो मैं ये जरूर कहूँगा कि लोगों का विश्वास और लोगों का प्यार मैंने इतना संपादित किया है कि मुझे लगता है कि मेरे जैसे किसी ने संपादित नहीं किया। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज भी देखो पूरा भंडारा से कोल्हापुर तक कोई बड़ा हादसा होता है, बड़ा मर्डर होता है, गैंगरेप होता है, डेकॉइटी होती है, जो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर रहता है, उसमें लोग मोर्चा निकलते हैं। कलेक्टर कचहरी पे मोर्चा जाता है, चीफ मिनिस्टर के पास डेलीगेशन जाता है। अभी नगर जिले में एक लॉयर पति पत्नी को मार डाला, सब वकीलों ने, महाराष्ट्र के वकीलों ने मांग की कि वी वांट उज्जवल निकम। ये लोगों का विश्वास, प्यार निर्माण करना ये बड़ी बात रहती है। और मैं गर्व से कहूँगा कि आज सभी पूरी महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा नाम मालूमात इसलिए है, लोग प्यार करते हैं। अच्छा काम करो, अच्छा बर्ताव करो, और उससे लोगों का प्यार तुम्हें मिल सकता है, फिर चाहे तुम्हारे विरोधक कुछ भी कहे। कभी आपने कोई किताब लिखने के बारे में सोचा? सर इतने सारे अनुभव हैं, और आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें कहा, मैंने पूछा कि क्या दाऊद इब्राहिम की तरफ से फ़ोन, आपने कहा कि मैं बताऊंगा नहीं। ऐसे बहुत सारे जो सीक्रेट्स हैं, क्या कभी लोगों के सामने आएंगे? नहीं, सीक्रेट देखो, जिसमें राष्ट्र की सुरक्षिता है, मुझे कई ऐसे राज मालूम है कि जो खोलते ही उसके एक्सप्लोजन होंगे, पर लेकिन मैं खोलूंगा नहीं, क्योंकि स्टेट सिक्योरिटी के लिए ये बहुत अहम है, ज़रूरी है रखना, सीक्रेट रखना। लेकिन मैंने तो किताब तो नहीं लिखा है, क्योंकि किताब में ये लिख नहीं सकते, लेकिन मेरे पर एक बायोपिक आता है। आमिर खान उसको कर रहे हैं, आमिर खान के लोग उसको स्टोरी राइट कर रहे हैं। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आपकी मुलाकात हुई है आमिर खान से? हाँ, हुई है, आमिर खान से मेरी मुलाकात हुई है। कैसी चर्चा? नहीं, आमिर खान तो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। आमिर खान रिस्पेक्ट मी बिकॉज ऑफ द वर्क विच आई वाज डूइंग सिंगल हैंडेड। अच्छा, मेरे पास एक है, वन मैन आर्मी है मेरी। मेरे पास जूनियर नहीं, ना असिस्टेंट। अच्छा, ऑफिस में सिर्फ आप हैं? मैं अकेला, क्योंकि ऐसा है कि मैं जो केसेस चलाता उसमें कई सीक्रेट्स रहते, वो किसी के सामने खोलना, जूनियर के, क्योंकि जूनियर भी रहा तो 1 साल 6 महीने 7 महीने जूनियर रहेगा, बाद वो बोल सकता है कि अरे ये नहीं वो नहीं। तो इस प्रकार जो राज रहते, कभी कभी राज ही रहना पड़ता है। कई राज तो ऐसे हैं केसेस के बारे में जो मेरे वाइफ को भी मालूम नहीं है। अच्छा, घर में कभी ऐसा हुआ है कि मतलब मैम ने पूछा हो कि मुझको ये चीज़, मतलब उन्होंने टीवी पे कुछ देखा कि इस केस के बारे में ये स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, 93+ बोलो या ये अजमल कसाब का बोलो, और उन्होंने घर में आके पूछा हो कि नहीं सामने ना? नहीं, जितना सीक्रेट रखना है मुझे, वो सीक्रेट तो मैं रखता ही हूँ, वो तो उनको भी बताता नहीं, और वो भी पूछती नहीं है कि इसकी राज बता दो, कि उनको मालूम है कि मैं आदत से मजबूर हूँ। और ऐसा है, देखिए, एक राज खोलने से एक दिन में आप मुझे हीरो कर देंगे, मीडिया भी, मैं एक दिन में आप हीरो कर देंगे। अभी मटन बिरयानी का बोला मैंने, आना उधर मैं कह रहा हूँ, लोगों को अच्छा भी लगा, लोगों को बुरा भी लगा। देखो, हमारे तरफ 2 तरफ के लोग हैं, और वो मैंने क्यों कहा उसका स्टोरी अलग है। आप सवाल मुझे कीजिए, उसमें कोई सवाल नहीं। अगला बड़ा केस सर प्रमोद महाजन की किलिंग का आता है, यही मुंबई में हुआ था, और पूनम महाजन उन्हीं के परिवार से, वो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से अभी तक के सांसद थी भारतीय जनता पार्टी की, उन्हीं का टिकट काट करके आपको नहीं, टिकट काटा नहीं, आप काट के मत बोलो। तो टिकट तो रिप्लेस बोलो, काटना बोलो, लैंग्वेज नहीं, काटना बहुत हार्श शब्द होता है। अच्छा, बोलो, ठीक। हाँ, तो आप पहले भी केस के संबंध में तो आपका पूनम से कई बार वो रही, अपनी ये रही गोपीनाथ राव की लड़की पंकजा, जिसे मैं पंकु कहता हूँ, गोपीनाथ राव भी पंकु कहते थे। ये दोनों बच्चियाँ आते थे उस वक्त, और बहुत सिंसियरली केस के बारे में सुनते थे, केस के बारे में कुछ मुझे चाहिए थी इन्फॉर्मेशन देते थे। मेरे ताल्लुकात उनसे अच्छे रहे,
किसी तरह का आप में जब आप प्रोफेशनली ऑब्वियसली आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस, प्रमोद महाजन के किलिंग नेशनल न्यूज़ थी, तब किसी तरह का एक मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर रहता था सर? मैं पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं देखिए, मेरे पर कोई केस का प्रेशर नहीं रहता है। हाँ, मेरे में एक मन में ये रहता है कि मेरे से गलती से भी कोई चूक न हो, क्योंकि उस चूक का फायदा डायरेक्ट अभियुक्त को मिल सकता है, मुलजिम को मिल सकता है, और उसका फटका मुझे नहीं पर कॉमन मैन को फटका फट सकता है। और इसलिए मेरी ये कोशिश जरूर रही कि किसी भी प्रकार मेरे हाथ से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो जो विटनेस कोर्ट में आता है वो अनपढ़ रहता है, पढ़ाई नहीं रहती, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन तो नहीं समझता, उसको बताना क्या तुम्हारा एविडेंस कौन से पॉइंट हो, उसकी साइकोलॉजी ऊपर लेके आना, उसका मानसिक धैर्य बिल्टअप करना, प्रति उज्जवल निगम तक उसको लेके आना पड़ता है। फिर वो मैच कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। पढ़ाने की जरूरत रहती नहीं, क्योंकि तो पढ़ाना गलत रहता है, लेकिन सच कहने में भी किस तरह से कॉन्फिडेंटली सच कहा जाए, ये इसके हम मास्टर बन जाते हैं। उस केस का नतीजा आ चुका है प्रमोद महाजन के किलिंग का, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थेरीज कभी डाई डाउन होती नहीं है। लोग ये कारण वो कारण बताते। आपने उस केस के बिल्कुल स्पेसिफिक्स को देखा है, आप वकील थे, क्या किसी मतलब जो लोग कहते हैं कि कोई उद्योगपतियों की ओर इशारा करता है, कोई पॉलिटिशियंस की ओर इशारा करता है, इन सारी बातों में आपने दम पाया? प्रमोद महाजन के किलिंग के पीछे क्या कोई भी और कारण ऐसा कोई स्पेसिफिक मोटिव नहीं था। वो प्रवीण महाजन ही का अंदरूनी मामला था, यानी प्रवीण महाजन वॉज अ शॉर्ट टेम्परमैन, और उस दिन उसको गुस्सा आ गया, भाई का और उसका तो नहीं चलता पट्टा था, यानी प्रमोद जी का। बाकी वैसा कोई कारण विशेष नहीं था, यही था। 26/11 के जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके बाद एक आरोपी को शहीद तुकाराम ओमड़े ने पकड़ा, मोहम्मद अजमल अमीर कसाब, लंबा नाम। जब आपकी पहली बार मुलाकात हुई, आपको पता चला कि ये केस आपको लड़ना है कोर्ट में, तब किस तरह की फीलिंग थी? आपके शहर पे हमला हुआ था, आपके बहुत सारे जानने वाले मैं किसी गुनहगार के खिलाफ शत्रुत्व की भावना नहीं रखता, क्योंकि अगर तुम उससे शत्रु देखने लगे, दुश्मन देखने लगेंगे, तो तुम्हारे मन में एक कड़वाहट पैदा होती है। मैं पहले ये देखता, कोई भी केस मेरे पास आई तो क्या सचमुच वो इन्वॉल्व है क्या वो क्राइम में। दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि क्या उसके खिलाफ संगीन सबूत है क्या। तीसरी बात देखता हूँ क्या वो इनोसेंट नहीं, उसको गलती से तो पुलिस ने पकड़ा है नहीं, ये बात देखता हूँ। और जब मेरा सेटिस्फैक्शन होता है कि आरोपी के बारे में, तो मैं ट्रायल शुरू करता हूँ। तो मेरे मन में ऐसी कोई कड़वाहट आरोपी के प्रति रहती नहीं, कसाब के प्रति भी नहीं थी। नहीं, क्यों रहेगी, वो मेरा थोड़ी जाति दुश्मन था। हाँ, हमारे देश पर उसने हमला किया, 166 लोगों की जान ली, ये क्रूर वर्मा है, ये मुझे मालूम था, लेकिन मैं तो मेरे कर्तव्य से नहीं चूकता था, लेकिन मैं उससे बात भी करता था। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट वाज ही लाइक? आप आर्थर रोड में मिलते होंगे जाके, या एग्जामिनेशन के टाइम पे मिलते होंगे? डेली आर्थर रोड में, तो कोर्ट के ट्रायल में तो हम डेली मिलते थे, बात भी करता था। क्या कसा वो हंसता था, कभी बात करता था। अच्छा, आप पूछते थे? हाँ, क्या रे कसाब कैसे चल रहा है, जेल में ठीक है ना? अच्छा, उसको स्पेशल सेपरेट रूम में रखा गया था, तो बातचीत करना तो बहुत मुमकिन रहता है। तो मतलब किस तरह की बातें मतलब मैं उस व्यक्ति की, उस आतंकवादी की मनस्थिति समझना चाहता हूँ। देखो, मैंने बोला क्या तूने हमला जिसको किया, कोच करके तूने इतने बेगुनाह लोगों को मारा, वो कुछ नहीं, वो तो बहुत बदमाश था, पहली बात तो ये है, लेकिन एक शातिर भी था। देखो, जो गुनहगार कोर्ट की सुनवाई के पहले कहता हूँ, साहब ये ट्रायल आप चला नहीं सकते, जज को कहता है मैं नाबालिग हूँ, आपके कानून के मुताबिक आप ट्रायल नहीं चला सकते, इसका मतलब है क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक कोई भी जुवेनाइल के खिलाफ हमारा कानून परमिशन नहीं देता। तो ये सब बातें उसको मालूम थी। अच्छा, मतलब उतनी मतलब सिर्फ हथियार की नहीं, बाकी ट्रेनिंग भी। अलकायदा, मैंने कोर्ट में बाकायदा अलकायदा का मैनुअल भी दिखाया था कि देखो ये अलकायदा का मैनुअल क्या कहता है, पुलिस ने पकड़ा तो किस प्रकार से गुमराह करना, कोर्ट में आए तो किस प्रकार की बात करना, सब
कभी उसने कभी ग्लानि उसने दिखाई कि इतने सारे लोगों इस एक देश पे हमला किया, इतने जगहों पर इतने सारे लोगों का जीवन उसने लिया, कभी शर्मिंदा हुआ वो अपने कृत्य पे सर? नहीं नहीं, बिल्कुल शर्मिंदा नहीं। और बहुत बदमाश था, मैंने तो कहा। वो एक मशीन के तरफ काम करता था, मैं कहूँगा। उसको पश्चाताप की भावना तो कोई नहीं था। वो जो किया, लोगों की जान ली। मैंने कोर्ट के सामने जब उसकी फांसी को सजा मांगी थी, तब सीएसटी स्टेशन पर वो फायरिंग कर रहे थे। वीडियो शूटिंग हमारे पास था, सीसीटीवी फुटेज में है। तो हंसता था, हंसता था? हाँ, हंसता था। ही वॉज एंजॉइंग द डेथ। पैसेंजर मरते थे, ये करते थे, जख्मी हो रहे थे, ये अबू इस्माइल और फायरिंग करते थे, उसका चेहरा दिख रहा था, ऐसा ऐसा आया है। तो इस प्रकार जो था ना, वो पूरा हमने सीसीटीवी फुटेज में दिखाया कोर्ट को। और कोर्ट को हमने कहा कि ये कौन है हंसता ऐसा, ये सैडिस्ट पर्सन। सैडिस्ट को परवर्स प्लेजर मिलता है, कोई मरता है, पेन एगनी में होता है, तो दे गेट एंजॉयमेंट। आपके लिए भी मेंटली काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा एज अ पर्सन? नहीं नहीं, जरूर। नॉट एज अ लॉयर। नहीं, फ्रस्ट्रेटिंग तो होता है भाई, आखिर मैं ह्यूमन बीइंग है। जब मैं लड़कियों पर 2 साल की लड़की पर रेप की केस चला है, 2-2.5 साल की लड़की पर रेप करके उसको मार डालते हैं, रेपिस्ट है, ऐसे कई संगीत, तो अपन तो हिल जाते हैं ना, आदमी है ना अपन। तो सर ये उसका कसाब का चरित्र हमने देखा कि किस तरह का है, और आपने तो कितने बार मिल के उससे बात की है। 2009 में एक स्टेटमेंट आपका आता है कि ये मटन बिरयानी मांग रहा है, और उसके बाद 2015 में जा कर के आप उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि आपके कुछ कारण थे। तो पहले तो हम वो कारण जानना चाहते हैं, आपने ऐसा क्यों कहा था कि कसाब मटन बिरयानी मांग रहा था? नहीं, कहा था, मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूँ। क्या हुआ, मैं बम्बई में रहता नहीं था उस वक्त। सैटरडे संडे में जलगांव चला जाता, प्रॉपर अच्छा। जलगांव पर। जब इसे मंडे में वापस आ गया तो मेरे हाथ में राखी बांधी हुई थी, लाल थ्रेड। कसाब ने मुझे पूछा कि बादशाह ये क्या है, तो मैंने उनको बताया कसाब आपको बादशाह बोलता हाँ, था? बादशाह बोलता था, क्योंकि वो देखता था पुलिस ऐसे सैल्यूट करते, अच्छा। मुझे सब लोग रिस्पेक्ट से बोलते, जज साहब बोलते निकम साहब केस शुरू करो। तो वो तो समझता था ना कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ये यहाँ इसको पुलिस रिस्पेक्ट देते, सब लोग रिस्पेक्ट देते। तो बादशाह बोलता था, बादशाह ये क्या है। अच्छा। तो मैंने कहा, अरे तू जब आया पाकिस्तान से, तेरे हाथ में भी तो रेड थ्रेड था, वो काय के लिए बांधे थे। तो उसने बताया कि साहब वो तो लखवी साहब ने बांधे थे। अच्छा। जकीउर रहमान लखवी। तो मैंने उसको बताया कि ये क्या इम्पोर्टेंस होता है। उसने में जज साहब आए, जज साहब ने मुझे पूछा कि ये क्या बोल रहा है। मैंने जज साहब को बताया, मैंने उसको राखी का वर्णन बताया। राखी यानी बहन भाई को राखी बांधती है, और उस वक्त भाई बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रखती है, और इस प्रकार जो है ये मैंने कहा। तो जैसे मैं ये कहता था तो कसाब ने मान अपनी नीचे मुंडी कर दी और ऐसा ऐसा करने लगे। आपके ये चैनल वाले ऑर्थो रोड के सामने जो 30 पूरा टाइम प्रेस रहता था। हाँ, पूरा टाइम प्रेस नहीं, वो भी वैंस रहती थी, कोर्ट में प्रेस रहती थी। तो ये भागते भागते मीडिया के लोग बाहर गए, उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी। कसाब के आंखों में पानी आया और अब का चैनल पैनल डिस्कशन शुरू हो गया। देखो कसाब बेचारा गरीब है, देखो आज कसाब रो रहा है, बहन की याद आ गई उसको। वो रो रहा नहीं था, लेकिन ऐसा एक्टिंग किया उसने, ड्रामा। तो फिर वो पैनल वाले बोलने लगे, देखो ये सरकार का तो पराजय है, असली गुनहगार तो बाहर है, ये तो फुट सोल्जर को पकड़ के केस चला रहे, फजूल खर्चा कर रहे सरकार का, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर फजूल खर्च हो रहा है, इस तरह के डिंगे हाँक रहे थे। जब मैं से 5-5:15 बजे कोर्ट के बाहर आया तो हमारे लोगों ने मुझे बताया, इंटेलिजेंस लोगों ने, कि बाहर क्या हुआ, इमोशनल वेव क्रिएट हुए। तो बाहर आते समय मीडिया ने मुझे घेर लिया, ऐसा एक पोडियम था, 20-25 ऐसे बूम लगे हुए थे। हम गए, हम जाने के बाद हमें पूछा गया कि उज्ज्वल जी आपका पहला टेक क्या है, आपकी क्या राय है। आज कसाब वॉज वीपिंग, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन इट। दूसरा कह रहा है कि मिस्टर निगम आपके सरकार का फेल्योर नहीं मानते क्या, कि असली गुनहगार अभी भी पाकिस्तान में हैं, आपने तो इसको पकड़ के आए जिसको बहन की याद रो रहा है, वो तो फंसाया गया है। ये ऐसे सवाल आने लगे कि देखो किस तरह से सवाल आ रहे हैं। कसाब रो रहा नहीं था, लेकिन आप मीडिया कर्मी ने चला दिया, रो रहा था। समझे आप, इस पर इमोशनल वगैरह। मैंने कहा, क्या कहा, आज कसाब ने मटन बिरयानी की मांग की,
दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, कसाब है डिमांडेड मटन बिरयानी। देखो कसाब है डिमांडेड, देखिए चैनल पैनल देखो कितना खुकार आतंकवादी है, इतने लोगों को मारने के बाद भी मटन बिरयानी की मांग की। मैंने सिर्फ बोला मटन बिरयानी की मांग की, विपक्ष पक्ष ने चला दिया, सरकार उसको मटन बिरयानी दे रही है, आपने भरोसा रख दिया। दूसरे ही दिन कोर्ट में उसके वकील ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि साहब निकम जी ने ऐसा बोला कि मटन बिरयानी मांग रहा, मैं तो उसका वकील हूँ, मेरे पास नहीं मांगी, इनके पास क्यों मांगी? तो कोर्ट ने मुझे पूछा क्या है भाई, तो मैंने कोर्ट को बताया साहब मटन बिरयानी कसाब को अच्छी लगती नहीं लगती, कसाब ने मांगी नहीं मांगी, अपन कसाब को ही पूछ लो ना साहब मटन बिरयानी क्या है, मटन बिरयानी के बारे में। साहब ने बोला यस कसाब आपको क्या कहना है। अभी कसाब को ऐसा लगा कि दे रहे मटन बिरयानी देने की बात चल रही है, वो मिस इंटरप्रेट हो गया, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया और आपने मीडिया ने चला दिया कि मटन बिरयानी दे रही है। मैंने कहा अच्छा सर, मुझे समझे आप? जी जी हाँ। मैं आपका मंतव्य समझ गया कि आप वो इमोशनल वेव को आप तोड़ना अरे चाह रहे भाई मैं शिवाजी महाराज को मानता हूँ, पहली बार बताया, उसको बोलते गनीमी कावा। वो जो शाइस्ते खान आया था ना पूना में मुगल फौज लेके उस वक्त, तो शिवाजी महाराज पर छोट 200-250 सैनिक थे, ये 2.5 लाख 3 लाख लेके बैठा था, अपना जनाना भी लेके बैठा था। तब शिवाजी महाराज ने 200-250 सैनिकों से उसको हमला बोल दिया, शाइस्ता खान की 4 बोटें टूट गई, शिवाजी महाराज भाग गए। फिर एक घाट पर ऐसे बैलों के सिंगे पलीते पर वो फायर स्टोन लगा दिए थे और मुगल सेना को लगा कि अरे वो शिवाजी महाराज उधर भागे, शिवाजी महाराज दूसरे रास्ते से भागे थे। तो भाई आपको गुमराह किया, मैंने किसी को गुमराह नहीं किया। समझा मैं, मतलब मैं वो आपका इंटेंशन तो समझ गया कि आप वो उसे, जैसे आपने कहा भी जब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म हुई जयपुर में, आपने क्लियर किया कि आपका इंटेंशन कुछ और था। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि इस चीज़ को, वो ठीक है मीडिया मिस इंटरप्रिटेशन उसको आप कह लीजिए, लेकिन जब इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ इस बयान का कि वो कौन लोग हैं जो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हैं, तब आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरा मंतव्य कुछ और था, मैं देश सेवा कर रहा था, लेकिन ये लोग नेता लोग। नहीं मैंने तो बोल दिया, आर पाटिल होम मिनिस्टर थे, उनके सामने मैं एक लेक्चर स्पीच में पब्लिक मीटिंग में बोला था। फिर आबा ने मुझे बोला अरे अभी लगा मुझे कि ऐसे लोग क्यों बोल रहे हैं हमने मटन बिरयानी दे रही। देखो ये इससे कुछ नहीं फर्क गिरता है। देखो आई एम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अगर उस वक्त गवर्नमेंट को बुरा लगता था तो गवर्नमेंट मुझे निकाल देती थी, क्योंकि मेरे इंटेंशन बहुत क्लियर थे ना क्या है। वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, एनसीपी गवर्नमेंट नहीं थी, निकाल देती थी मुझे उस वक्त। नहीं निकाला ना, क्योंकि उनको मालूम था मेरी इंटेंशन साफ थी। ठीक बात है। कसाब से जुड़ा हुआ ही एक मैसिव कंट्रोवर्सी आज इंटरव्यू हो रहा है, आज ही मतलब प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का उल्लेख भी किया है क्या कि जो शहीद तुकाराम ओमले उनकी शहादत का अपमान हो रहा है। जो विजय वडेट्टीवार जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र प्राइम में, मिनिस्टर बोले आज का ही है, और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट भी हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो शहीद हेमंत करकरे थे जिनको शौर्य चक्र से अलंकृत किया गया, उनकी मृत्यु कसाब की चलाई हुई गोलियों से नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिप्लाई आया उसका, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देखिए ये लोगों को कसाब की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। ये सारी एक पॉलिटिकल मैं इसको बहस मानता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा जनता को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आना चाहता हूँ उस रेफरेंस पे जो विजय वडेट्टीवार ने दिया था सर। SM मुशर्रफ की किताब है, वो पुलिस में थे, IPS अधिकारी, बहुत सीनियर। 2009 में उनकी किताब आई थी हु किल्ड करकरे, और उसके आधार पे उन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और प्रेस के सामने अभी रिसेंटली वो आए हैं। उनका ऐसा कहना है कि 2 लोग थे, 2 लोगों का नाम लेते हैं जिनको वो ऐसा उनका आरोप है कि ये RSS अफिलिएटेड पुलिस ऑफिसर्स थे, प्रभाकर आलोक और संजय गोहिलकर। वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने पीठ के तरफ से ऊपर से शहीद हेमंत करकरे पे गोलियां चलाई थी। उनका ये भी कहना है कि जो बैलिस्टिक टेस्ट हुआ था उसमें ये बात सामने आई थी कि हेमंत करकरे जी के शरीर में जो गोलियां थी वो कसाब के राइफ़ल से या जो उसका साथी था इस्माइल उसकी राइफ़ल से नहीं चली थी। ये बात रिकॉर्ड पे आई पर आपने कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं किया, ये उनका आरोप है। देखिए ये झूठा बयान जो मुशर्रफ कर रहे हैं ना उसको कोई आधार नहीं। पहली बात तो ये है कि मुशर्रफ ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे ना मुशर्रफ इन्वेस्टिगेशन टीम में थे, करेक्ट। दूसरी बात, उस वक्त कांग्रेस का सरकार था,
अगर मुशर्रफ के पास कोई सबूत था तो मुशर्रफ ने आगे चलकर कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? उसने एक पिटीशन डाली थी, वो पिटीशन डिसमिस हो गई थी। एक बिहार के एमएलए होते थे राधाकांत यादव, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला था, बाद में पीआईएल हुआ था उसका, वो डिसमिस हो गया। पर तीसरी बात तो अहम बात है कि कसाब ने खुद इकबाली बयान में कहा है, मैजिस्ट्रेट के सामने इकबाली बयान दिया कि जैसे मैं और अबू इस्माइल कामा हॉस्पिटल के बाहर आए तब हमें एक पुलिस जीप आते हुए देखा, तो हमने फायर किया। फायर करने के बाद जो पुलिस जीप के ड्राइवर के पास बैठा था वो मर चुका, उसके नज़दीक वाला मर चुका था, पीछे वाला जो था वो भी मर चुका था। करकरे ये दोनों की उन्होंने डेड बॉडी निकाली, करकरे की डेड बॉडी के ऊपर डाल दिया, ये एक उसका। और हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह थे, इन्होंने पूरा ये वाकया कोर्ट में बताया। नंबर 3, पाकिस्तान ने कभी भी डिनाई किया नहीं है, लेकिन इस प्रकार के आरोप, ये जो वडेट्टीवार है ना, ये पहले दिन उसने एक इंटरव्यू दिया, निकम देशद्रोही है बोले, निकम को मालूम था बोले, पहले दिन बोला। फिर पहले दिन हमने उनको फटकार लगाने के बाद वो कहा कि मैंने मुशर्रफ के किताब में, ये वडेट्टीवार ने वो किताब में लिखा क्या है पढ़ा नहीं, ये पढ़ा भी होगा तो वेरीफाई नहीं किया। बस शराब आरोप करना, उससे क्या होगा? मुशर्रफ के आरोप को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते, क्योंकि मुशर्रफ के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। ये आलोक की स्टोरी जो बता रहे हैं ना मुशर्रफ, फिर डालो ना सबूत। क्यों नहीं पीआईएल डाला आपने अब तक? क्यों चुप बैठे? आपको लगता है ना आप बहुत कॉन्शियस एक सिटीजन है, तो करना था पिटीशन, करना था सबको कटघरे में, आपने नहीं किया। सिर्फ बदनामी करना आपका काम है और दूसरा कुछ नहीं। ये आपका ये भी एजेंडा हो सकता है कि ऐसे बेशुमार आरोप करो जिससे शत्रु राष्ट्र को मदद होगी। देखिए, मुशर्रफ एक इंटेलिजेंट ऑफिसर मैं मानता था, लेकिन जिस प्रकार मुशर्रफ ये आरोप कर रहे हैं ना, तो भगवान उसे क्षमा करो। बस मैं इतना ही करूंगा कि क्या आरोप कर, जो लोगों की शहादत, जिन लोगों ने, हमारे पुलिस ऑफिसर की शहादत दी गई, जो 166 लोगों, उसके आप तौहीन कर रहे हैं, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट तक फाइंडिंग है कि कसाब और अबू इस्माइल ने फायरिंग की, उसमें इनकी लोगों की मृत्यु हुई, उस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। आप अभी बैलिस्टिक एक्सपर्ट का ओपिनियन ले रहे हैं। आपको पता है कि बैलिस्टिक रिपोर्ट में जो बुलेट निकली गई थी वो डिफॉर्म बुलेट है, तो डिफॉर्म बुलेट से वो ओपिनियन नहीं आ सकता है। और जिसकी बात कर रहे हैं आपकी वो पुलिस ऑफिसर संजय गोविलकर, आरएसएस का, अरे संजय गोविलकर वहाँ मौजूद भी नहीं था, उसके लिए कोई सबूत भी नहीं है। इसी तरह के आरोप करना, मुझे लगता है कि बहुत मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हमारी देश की प्रतिष्ठा, हमारी देश का प्रेस्टीज, इस पे तुम पे कोई ध्यान नहीं। सिर्फ झूठा बकवास करना, सिर्फ गोबेल्स प्रोपेगेंडा झूठा करना, यही आपका मकसद रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि बैलिस्टिक रिपोर्ट हुआ था? बैलिस्टिक रिपोर्ट हुआ था। बैलिस्टिक रिपोर्ट में वो इनकंक्लूसिव था क्या? करकरे के शरीर से 5 गोलियां उनको मारी गई। 2 गोली तो इन एंड आउट एग्जिट हो गई थी, 2 या 3, और 1 गोली का जो डिफॉर्म हो गई थी, यानी किसको तो वो टेलीफोन बूथ को लगी थी, फिर वापस आई थी, वो डिफॉर्म हो गई थी। डिफॉर्म के कारण ये नहीं पता चला। अच्छा, हाँ, पर वो गोली AK-46 राइफल की थी, इतना बाकी ओपिनियन है। और हमारे पुलिस ऑफिसर के पास क्या AK-46 थी क्या उस टाइम? रिवॉल्वर बोलते हैं, दिखा दो रिवॉल्वर का फायरिंग है। ऐसा झूठे आरोप करना, लोगों में बेबुनियाद आरोप कर, लोगों में खलबल मचा देना, ये काम आप कर रहे हैं। और मुझे दुख इस सच बात का है कि कांग्रेस का एक विपक्ष का नेता इस प्रकार आरोप करता है, किताब पर लिखे जो बात सच मान के, फिर करना था ना अपने पिटीशन हाई कोर्ट में। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर। एस एम मुशर्रफ ने 2009 में ये किताब लिख दी थी और बहुत लंबे समय से पब्लिकली अवेलेबल है, और आपकी जानकारी में भी आई होगी, किसी ने बोला होगा कि निकम साहब देखिए क्या लिखा है आपके बारे में। था, हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। आपने कभी, जैसे आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ इंटेलिजेंट, बिल्कुल नहीं, इंटेलिजेंट ऑफिसर क्या ध्यान देना? इंटेलिजेंट ऑफिसर मीन्स क्या? इस प्रकार की इंटेलिजेंट ऑफिसर कभी आपने कहा हो कि मुशर्रफ जी आपने क्या लिख दिया ये देखिए आपके बुक में? मैं क्यों बोलूँ उसको? क्योंकि जब मेरा कॉन्शियस क्लियर है तो मैं क्यों करूँ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वो बैलिस्टिक्स वाली बात कह रहे हैं
उसमें आधार नहीं है, बैलिस्टिक्स आपने बिल्कुल चेक झूठ किए है। थे, He has no positive conclusive evidence। और ये सारी चीजें आपकी जानकारी में थी कि रिपोर्ट निकाला गया, बुलेट्स डिफॉर्म हुए, ये सब सब रिकॉर्ड पे है। जानकारी है, सब रिकॉर्ड पे भाई। ठीक है, हमने इसीलिए इतने विस्तार में पूछा क्योंकि हो क्या रहा है, इधर से एक स्टेटमेंट आता है और फिर जनरल स्टेटमेंट्स आते हैं प्रो पाकिस्तान, उससे बात क्लियर नहीं होती है। नहीं, इसीलिए हम चाह रहे थे नहीं, कि नहीं, नहीं, सिलसिलेवार ठीक है ना, तरीके से। आपने बात पूछी तो कोई हमें दुख नहीं लगा। मैंने तो आपको क्लियर बता दिया। ठीक है सर, हम आगे आना चाहते हैं आपके मतलब जो अब आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन का लगभग पूरा जीवन आपने दे दिया, आपका प्रोफेशनल करियर, लेकिन अभी 29 केसेस और आपके पास में है और बहुत हाई प्रोफाइल अबू जिंदाल का केस आपके पास ही था, तो अब इन केसेस का क्या होगा? देखूंगा मैं क्या करना है। अच्छा, कैसा हो, मतलब आप कानून के ज़्यादा बेहतर जानकार हैं, कैसा हो सकता है कि आप वंस यू आर इलेक्टेड एज एन एमपी, अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भी आप केसेस लड़ सकते हैं? क्या लग अरे नहीं, बाकी को करते नहीं। अच्छा, तब बस ये आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट वाला पद आप। अरे भाई, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूं मैं, ये बात ख्याल में रखो। बाय वर्किंग एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डजंट मीन आई एम द गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, मैं देखिए, आज तक मैं चैनल पे क्यों इंटरव्यू देता था, हाँ, कोई गवर्नमेंट मुझे ऐसे दबोच नहीं सकता। अच्छा, समझे? ये लोगों में धारणा है कि ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हाँ, मुझे तनख्वाह नहीं थी मुझे। अच्छा, तो ये नॉर्मल एक अरेंजमेंट रहता है जो एक वकील का जो मेहनत, टेम्पररी अरेंजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, केस रही तो है, रोजगार रोजंदारी के आदमी लोग थे। पर आपको कहाँ रोजंदारी आपके लोग पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ो, मेरे लिए प्यार है ना भैया, मैं तो कंटिन्यूस बिजी रहता हूँ। तो आप अभी भी अबू जिंदाल का केस लड़ना चाहेंगे? नहीं, क्या होगा ये मैं आज नहीं बता सकता। ठीक है सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी काफ़ी डाइवर्स है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके कान तक ये बातें पहुंची हैं कि पूनम महाजन का फीडबैक सही नहीं था, इसलिए उनको रिप्लेस किया गया है? नहीं, मुझे पता नहीं। 10 साल उन्होंने ये रिप्रेजेंट किया है, उनको क्यों रिप्लेस किया गया इसकी वजह मुझे मालूम है। मैं तो राजनीति में, मेरा जन्म अभी 10 दिन पहले 10 दिन पहले 10 दिन के पहले मुझे क्या मालूम। लोग पूछ रहे हैं कि आपको 10 ही दिन हुए राजनीति में, लेकिन इतने जल्दी नरेंद्र मोदी के यहाँ से आप टिकट भी लेके आ गए। अरे मैं टिकट कहाँ गया था भैया? अच्छा, आपको मिला है? मुझे मिला हो, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा या इलेक्शन में खड़ा रहना पड़ेगा। इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 5 साल पहले मुझे एनसीपी ने पूछा था जलगांव से, हाँ, मैंने ना कर दिया। किसने बोला था? पवार साहब ने उस वक्त। अच्छा, तो आपने क्या रिप्लाई किया? नहीं, मतलब आपकी इच्छा नहीं थी तब? हाँ, नहीं इच्छा थी। और अब मतलब आपने कैसे डिसाइड किया कि अब मैं तब आपने शरद पवार को देखिए, मुझे कन्विंस किया गया अच्छा कि आज राजनीति आप जैसे लोगों की क्या जरूरत है, क्यों किसका जरूरत फोन आया तो सर? वो क्यों बताऊं? मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, क्या क्या है उससे अननेसेसरी एक लगता है लोगों को कि भाई ये इनका गुटका है, ये इनका गुटका है, ये इनका। राजनीति में भी गुट रहती है, अभी पता चला मुझे लगा कि पॉलिटिकल पार्टी के से, लेकिन अंदरूनी लेकिन गुट रहती है। सो आई डोंट वांट टू बी ब्रांडेड कि आई बिलोंग टू वन पर्टिकुलर ग्रुप, वन सेक्शन। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई मुझ पर ऐसा ठप्पा मारे। पर दिल्ली से आया था कि मुंबई से था? वो भी नहीं बताऊंगा यार। देखिए क्या बात कर रहे हैं। ठीक है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। मिनट हो गया भैया अपना? सर बस खत्म ही हो रहा है, वी आर जस्ट वाइंडिंग अप। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं CJI DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा कि वो ऐसा देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, जो परंपरा चली आ रही है कि बेल इज़ अ रूल और जेल एक्सेप्शन है जब उसकी ज़रूरत पड़े, और ये चीज़ वो अरेस्ट को लेके भी कहते हैं। आप भी अपने एक्सपीरियंस में देख रहे हैं कि लोअर कोर्ट्स पे ये प्रेशर है कि बेल नहीं देना है? नहीं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई जज पे कोई प्रेशर है कि बेल नहीं देना। इट डिपेंड्स अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम पे ये डिपेंड होता है, और आरोपी का कोई पूर्व इतिहास है क्या नहीं, कोर्ट बेल देती है। क्योंकि कई सारे ऐसे बड़े केसेस हो गए हैं जहाँ पे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट पे जाना पड़ता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। पूछो यार, ये सवाल मत पूछो सर। आगे चल के अगर आप पॉलिसी में जाते हैं तो देश के लीगल फ्रेमवर्क को किस तरह के सुधार की आवश्यकता आपको लगती है? एक्स्ट्रेडिशन कानून में मैं अभ्यास करना चाहता हूँ, क्योंकि गुनहगार हस्तांतर बैंकों को चुना लगा के बड़े बड़े गुनहगार फॉरेन कंट्री में चले जाते, वहाँ छिप जाते, और हमारे पुलिस ने जो एविडेंस इकट्ठा किया रहता है वो फॉरेन कोर्ट उनके कानून के आधार पर असेस करती है
प्राइमा फेसी इसमें बदलाव होना चाहिए, सब मेरी व्यक्तिगत राय है। देखूंगा इसमें हम कुछ सर आप बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो विरोधी पक्ष के जितने भी पार्टीज हैं लगातार उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है ये और बिल्कुल संविधान झूठ है। बचाने की लड़ाई है। ये बिल्कुल झूठ आप है। एक वकील की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? ये गोबेल्स प्रोपेगेंडा है। हम्म, प्रधानमंत्री ने भी बार बार बताया है कि हमारा संविधान में कोई बदल नहीं होगा। कांग्रेस के रेजिम में 80 टाइम्स अमेंडमेंट किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारा संविधान इस तरह से रचा है कि इसमें कोई बदलाव लाने से। आप मुझे चुन के दे रहे हैं ना, तो फिर भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं? कोई संविधान बदलेगा नहीं, आपको पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा सर ये बताइए कि जब आप केसेस नहीं लड़ रहे होते हैं या इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे होते हैं या कैंपेन नहीं कर रहे होते हैं, तब आप मतलब अपना समय कैसे, क्या आप किताबें पढ़ते हैं या नहीं, मैं टीवी पे देखते हैं? किताबें पढ़ने का वक्त ही नहीं मुझे मिलता है। अभी नहीं, जब राजनीति के पहले भी मेरे अभी भी 20 डिस्ट्रिक्ट में मेरे केसेस चालू है महाराष्ट्र। हर डिस्ट्रिक्ट के 2-2, 3-3 रहने के बाद चला जाता था, वहाँ केस का स्टडी करना, वहाँ प्रोग्रेस देना, ये करना, खुद को अपडेट करना, ये काम रहता ही है ना। वकीलों पे काफ़ी फिल्में बनती हैं सर, काफ़ी टीवी सीरीज़ आते हैं। बेटर कॉल सॉल एक बड़ी नामी सीरीज़ है, अभी एक हिंदी में मामला लीगल है आया था, आपने देखा था वो? नहीं, मैंने नहीं देखा था, क्योंकि उसमें उससे ही मुझे उसी से, जब आप कह रहे थे ना कि आपका कोई असिस्टेंट कोई इंटर्न नहीं है, तो हमने देखा कि वकील बहुत सारे इंटर्न्स और बहुत सारे असिस्टेंट्स का पूरा घोड़ा लेके चलते हैं। नहीं, हम गरीब वकील है भाई। आप गरीब? फिर क्या हम आपके घर आए हैं। रोजंदारी का वकील हूँ मैं। अच्छा, सरकारी वकील है। लोग बोलेंगे कि सर इतने बढ़िया अपार्टमेंट में रहते हैं, गरीब वकील। वो क्या गरीबों ने रहना नहीं क्या बड़े अपार्टमेंट में? मेरा लड़का वकील है। अच्छा, मैं खुद गरीब है। हाँ। मेरा लड़का थोड़ी गरीब है। आपको लगता है सर ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन लॉयर्स और जजेस, ये दिक्कत आती है अगर आपके पहले जो आपके फादर दादा अगर वकील हो, जज हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फील्ड अलग है, मैं गुनहगार के खिलाफ लड़ता हूँ। मेरा लड़का अनिकेत वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। उनका कहना है किसी पे अन्याय होता है, किसी को झूठा फंसाया जाता है, वो उनके छोड़ने के लिए। दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। मैं मेरे आइडियोलॉजी पर खुश हूँ, वो उनके आइडियोलॉजी पर खुश है। कभी जज बनने का विचार नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीएससी फर्स्ट क्लास हूँ, एलएलबी फर्स्ट क्लास हूँ। मैं उस वक्त मुझे जज बन सकता था मैं, और वैसे तो मैं हाईकोर्ट का जज कभी बन चुका था, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपको बीच बीच में ऑफर्स आते रहे? अभी छोड़ो ना यार, मैं नहीं बनना चाहता हूँ, बात खत्म। तो मतलब वो लोग आपने मतलब ऐसा टाला कैसे कि जस्टिस हो जाएंगे और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से मैं आज पूरा महाराष्ट्र में फेमस है, और हमारे विपक्ष के दोस्त लोगों ने मुझे और पूरे देश में फेमस कर दिया। अच्छा हो गया, तो दुख जरूर हुआ इस बात का। इस तरह के आप घिनौनी आरोप, जब संगीन आरोप, क्योंकि राजनीति में जब मेरा 10 दिन पहले हुआ, फिर भी आपने एकदम शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी उम्मीदवारी से तुम्हारे तंबू में घबराहट हो गई है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना चाहेंगे सर? क्या प्रेडिक्ट, आपके ऊपर है निर्भय। मैं वोटर नहीं हूँ सर यहाँ पे। अरे वोटर नहीं तो वोट क्या है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। हमें विश्वास है कि लोग हमसे प्यार जरूर दिखाएंगे, और जो विपक्ष कांग्रेस ने जो हमारा शहीदों का अपमान किया है, उसका जोरदार तमाचा विपक्ष के लोगों को जरूर मिलेगा, और 20 मई को मिलेगा, यही उम्मीद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है, मुझे ये बात नहीं पता थी आपके बारे में। क्या ललन टॉप की इस तरह की और बातचीत हम आपके सामने लाते रहे। आप उज्जवल निकम को सुन रहे थे, बहुत सीनियर वकील हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हमारा शासन में, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और इनका अब चुनाव आने वाला है। और सर आखिरी कोई मैसेज आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देना चाहते हैं कि उन्हें आपको क्यों इलेक्ट करना चाहिए? भाई साहब नमस्कार, मैं एक ही आपको अपील करना चाहता हूँ। आज तक आपने मुझे देखा है, पढ़ा है, सिर्फ मैं गुनहगार मुलजिमों के खिलाफ लड़ता था, कानूनी जंग लड़ता था। मुझे ये यतई उम्मीद नहीं थी कि राजनीति के आने के बाद मुझे इस प्रकार देशद्रोही कहा जाएगा, इस प्रकार मुझे जेल में डालने की राजनीति वाले लोग भाषा करेंगे। लेकिन मुझे एक मालूम था कि आपके मन में मेरे प्रति जो प्यार है दिल में, यही मौका है वो दिखाने का, और ये मौका 20 मई को है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये 20 मई को उन तमाम लोगों को जो हमारे शहीदों का अपमान करते हैं, जो हमारे
कसाब के टेरर अटैक में मारे गए 166 लोगों की इंसल्ट करते, उनकी जगह उनको दिखाई जाए। आप जरूर हमें वोट कास्ट कीजिए। ठीक धन्यवाद। है, बहुत बहुत शुक्रिया निकम साहब। प्रशांत के साथ मुंबई से मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दिल टॉप की चुनाव यात्रा।